वेलकम बैक टू गेट वॉरियर्स। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक है पाइपलाइन। इसके पहले वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रखे हैं। यदि आप अभी तक उन सभी वीडियो को एक्सप्लोर नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर उसके बाद खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने की। यदि नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद वीडियो को देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, कंसीडर 4 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर, द नंबर ऑफ साइकिल नीडेड बाय द 4 इंस्ट्रक्शन I1, I2, I3, I4 इन स्टेजेस S1, S2, S3 इज सोन बिलो। जहाँ जैसे हमें यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ दिया गया है और ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग लूप, I इक्वल टू 1 to 2, I1, I2, I3, I4। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स हमको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर जो इटरेशन होगा I इक्वल टू 1 to 2 होगा। मतलब इस तरीके से I1, I2, I3, I4, ये I इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2 पे I1, I2, यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में I3, I4। इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसको हम, ठीक है, तो ये हमारा जो एग्जीक्यूट करेगा इस तरीके से I इक्वल टू 1 फिर I इक्वल टू 2 के लिए। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली हमको सॉल्व करने के लिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला एक तरीका होता है कि स्पेस टाइम डायग्राम, स्पेस टाइम, इससे सॉल्व करना होगा। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक शॉर्ट तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे इसको करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस लिख लेते हैं, S1, S2, S3, S4। उसके बाद हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर ले लेते हैं। जो हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब इटरेशंस कितने चलेंगे, 2 चलेंगे, I1, I2, I3, I4, I5, I1, I2, I3, I4। ये आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया है, ठीक है। इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर I5 नहीं होगा। इसको करने का क्या तरीका होगा, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो को किस तरीके से करना है कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में हमारा 2 दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट रो में 2 दिख रहा है। तो 2 हमें जब फर्स्ट रो जो लिखना है उसको पहला 2 इस तरीके से बस लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा 1 है, मतलब I1 और स्टेज 2 के लिए, तो हम यहाँ पे 2 + 1 करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे नेक्स्ट S3 में क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारा स्टेज 3 में +1 हो जाएगा। ये देखते हुए ऐड करना है इसको। ये बस फर्स्ट रो के लिए ऐसा करेंगे, करेक्ट। चलिए इतना हो गया। अब हमें क्या करना है आगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसके बाद अब हमें यहाँ पे इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। यहाँ पे I2 और 2, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या हुआ, 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है डायगोनल पे इसके। तो यहाँ पर 2 और प्लस उसके बाद 1, 3। 1 कौन सा मैं कह रहा हूँ, ये जो यहाँ पे 1 दिया गया है, ये 1, ठीक है। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट पे जब जाएंगे
तो इसको नेक्स्ट पे हम किस तरीके से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये देखिए, इन दोनों का डायगोनल लेना है, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, आप ध्यान से देखिए मैक्सिमम कौन है, यहाँ पे मैक्सिमम दोनों में 3 है, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6, तो क्या हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 6। अब फिर यही तरीका क्या करना है, इन दोनों में फिर से चेक करिए कि इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 6, 6 में इस वाले पोजीशन पे क्या ऐड होगा, जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे 2 है, देखिए इसके पहले 3 था तो 3 हमने ऐड किया तो 3 और 3 में मैक्सिमम हमें 3 मिला, 3 + 3 6 हुआ। अब नेक्स्ट पे बढ़े, 6 और 4 में मैक्सिमम क्या है, हमारे पास 6 है, 6 में हम ये वाला ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये, इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या यहाँ पे ऐड होके मिलेगा 6 + 2 2 क्या हो जाएगा 8। इसी तरीके से अब नेक्स्ट में हम देखेंगे 8 और 5, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, हमें 8 और 5 में बड़ा 8 है, 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ गए हम, अब नेक्स्ट पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए I3 और इस 3 में डायगोनल पे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्योंकि I3 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 हमें बस मिल रहा है, तो 3 + I3 में क्या दिख रहा है 2, तो 2 3 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम आएंगे, यहाँ पे ये 2 हमारा हो गया। अब 1 पे इस वाले पोजीशन के लिए क्या होगा, फिर हम वही करेंगे काम, क्या करना है हमको, इन दोनों का मैक्सिमम देखना है, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 5 और 6 में 6 है, 6 प्लस उसके बाद 1 दैट इज 7, इन दोनों में मैक्सिमम हमको देखना है 8 और 7, 8 और 7 में 8 हमारा हुआ। फिर उसके बाद अब हमें मैक्सिमम देखना है, यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पर 1, ठीक है, देखिए इसके पहले 1 ऐड हुआ था, फिर अब फिर ऐड होगा 1, तो यहाँ पे 8 + 1 क्या हो जाएगा 9। फिर इन दोनों में मैक्सिमम हम देखेंगे, बस डायगोनल को ही मैक्सिमम देखना है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा 10 है, 10 + 3 क्या हो जाएगा 13, करेक्ट। अब वही तरीका फिर से, अब यहाँ पे जब आए, यहाँ पर इसको हम रेड से ले लेते हैं, ठीक है, 5, तो 5 में ही मैक्सिमम होगा डायगोनल, ठीक है, 5 प्लस उसके बाद 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये वाला चालू हो गया, इस वाले रो में हमको जाना है, ठीक है, किस में, इस वाले में, 5 1 6। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 9 और 9 9 9 में मैक्सिमम क्या है 9, और कौन से पोजीशन पे है, इधर से सेकेंड वाले पे को छोड़ के ये वाले पे, तो 9 11 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मैक्सिमम चेक करिए, तो 13 13 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 + 2 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए यही तरीका बस हमको अपनाना है, ठीक है, यहाँ तक। अब मान लीजिए कि I = 1 के लिए पूछा होता, I = 1 I1 I2 I3 I4, तो हमें नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने मिल रहे होते हैं 15, कितना मिल रहा था नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल 15। लेकिन हमें पूछा क्या क्वेश्चन में गया है I = 1 to 2 के लिए, तो हमें यहाँ तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से बस हमको बस लेके जाना है। 6 और I1 को देखें फिर से, अब हम फिर से वही काम करेंगे। 6 I1, यहाँ पे 6 I1 में 6 बड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है 2 को कॉपी कर देंगे, इन दोनों में चेक करेंगे, ठीक है। 9 बड़ा है, 9 + 1 क्या हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे कहाँ पे हम पहुँच चुके, ये यहाँ देखिए ये दोनों कवर हो गया, ठीक है, थर्ड वाले पोजीशन पे। अब यहाँ पे 11 है, तो 11 और 10 में कौन दोनों में बड़ा 11 है, 11 + 1 12। यहाँ पे फिर 15 और इन दोनों में कौन सा बड़ा है 15 + 1 16, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे इन दोनों में इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हुआ था। अब इसमें भी देख लेते हैं 2 और I2, तो 2 ही बड़ा रहेगा, वैसे I2 में कुछ वैल्यू नहीं है तो 2 बड़ा रहेगा। 2 +
क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब हमें ये वाला I2 के लिए चलना है ना लेके, तो 1 2 प्लस अच्छा यहाँ पे 2 नहीं होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 8 होगा ना यहाँ पे। क्यों 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 8। 6 प्लस 2 8 होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, करेंगे तभी हो पाएगा। अब 8 और I2 में 8 बड़ा है, आई फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इस तरीके से इन दोनों में डायगोनल चेक करेंगे, 10 बड़ा है, उसके बाद फिर 3 ऐड करेंगे, इसमें 13 हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा क्या है 13, 13 प्लस फिर 2 15। कैसे हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये 3 फिर 2, अब इसके बाद जो रहेगा 16, जैसे 16 यहाँ पे हमारे पास बड़ा हुआ, इन दोनों में 16 बड़ा हो गया, ठीक है, इन दोनों में 16 बड़ा हुआ, फिर 16 यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 को ऐड करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे 2 18, यही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन दोनों में चेक कर लेते हैं, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 9 ही मिलेगा, तो 9 प्लस 2 11 हो जाएगा ये। फिर इन दोनों में कौन सा क्या क्या बड़ा है, ठीक है, तो इन दोनों में चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 13 बड़ा है, और 13 प्लस I3 में देखेंगे कौन सा सेकंड पोजीशन पे, तो क्या है यहाँ पे 14 हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 और 14 में चेक करेंगे, इन दोनों में कौन सा बड़ा है 15, 15 प्लस इस पोजीशन पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 15 16 हो जाएगा। 16 और 18 में कौन सा बड़ा है 18 बड़ा है, तो 18 प्लस 3 क्या हो जाएगा लास्ट पे, यहाँ पे 18 प्लस 3 21, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन पे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे क्या है 11 और I4, इन दोनों में 11 ही बड़ा होगा, और 11 में फिर हम यहाँ पर ऐड क्या करेंगे I1, I4 का वैल्यू स्टेज 1 पे कितना होगा यहाँ पर, अब बताइए 12। इन दोनों का मैक्सिमम क्या होगा 14, 14 प्लस क्या होगा 2, कितना हो जाएगा 16 यहाँ पे, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद इन दोनों में फिर मैक्सिमम करेंगे, क्या आएगा 16, 16 प्लस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, फिर इन दोनों में मैक्सिमम करेंगे 21 और 18, 21 और 18 कौन सा बड़ा होगा 21, 21 में 2 ऐड कर देंगे 23, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर क्या मिल रहा है, जो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल आफ्टर द एग्जीक्यूशन फ्रॉम I1 टू I1 to 2, ठीक है, तो क्या हमें मिल रहा है नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना यहाँ पे मिल रहा है 23, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पे, तो करेक्ट जो आंसर हमें दिख रहा है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसी को आप 2 टाइम्स प्रैक्टिस करिए तो समझ में आ जाएगा फिर से, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो, यदि एक बार में समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मैंने अटैच कर दिया है, अप्रोच किस तरीके से करना है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि कल मैंने इसको होमवर्क में दिया था। एक तरीके से सोचिए कि हम कुछ क्वेश्चंस को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे उसको साइड में रख के जो लेंदी क्वेश्चंस थे उसको हम आज कवर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, एन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन हैज़ 5 स्टेज, नेमली इंस्ट्रक्शंस फेच, इंस्ट्रक्शंस डिकोड एंड रजिस्टर, fetch IDRF, instructions execution, memory access and register write back। मतलब यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं, करेक्ट, विथ स्टेज लेटेंसी इज 1 नैनोसेकेंड, 2.2 नैनोसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड एंड 0.75 नैनोसेकेंड रिस्पेक्टिवली।
NS stand for nanosecond. To gain in terms of the frequency, the designer have decided to split the IDRF stage into 3 stages. अभी तक क्वेश्चंस क्या बोला था कि हमारे बोल रहा है अभी कि 5 स्टेजेस हैं k इक्वल टू 5, और उसमें जो भी हमारे पास यहाँ पे देखे क्वेश्चन में दिया गया कि स्टेज की लेटेंसी है 1 नैनोसेकेंड, 2.2 नैनोसेकेंड और 2 नैनोसेकेंड, इस तरीके से दिया गया है 0.7। फिर उसके बाद टू गेन अ टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी द डिजाइनर, जो डिजाइनर है हैव टू डिसाइड द स्प्लिट जो ID और RF है। देखिए ID RF का जो यहाँ पे लेटेंसी दिया गया है 2.2 नैनोसेकेंड दिया गया है, तो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है स्टेजेस में 3 स्टेजेस ID RF1 RF2 ईच लेटेंसी है 2.2, मतलब सभी का जो लेटेंसी है 2.2/3 नैनोसेकेंड है। आल्सो EX stage is split into the EX1 or EX2, each latency 1 nanosecond. The new design has total 8 pipelines stages. A program 20 branch instructions. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये यहाँ पे a program has 20 branch instructions which execute in EX stage and produce a next instructions pointer and the end of the EX stage in the old design at the end of EX2 stage in the new design। अच्छा, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, देखिए यहीं सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहीं सब, ये बस क्वेश्चंस को आपको रीड करना और लेंदी थोड़ा सा है, बस समझने का, जहाँ डेटा निकल गया आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन से विद द एग्जीक्यूट EX स्टेज, मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो EX स्टेज में प्रोड्यूस कर रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर एट द एंड ऑफ द EX स्टेज, ठीक है, इन द ओल्ड डिजाइन, और वो जो इन एंड ऑफ द EX स्टेज इन द ओल्ड डिजाइन एंड एट द एंड ऑफ EX2 स्टेज इन द न्यू डिजाइन, ठीक है। इफ IF स्टेज इंस्टॉल्स द IF मतलब इंस्ट्रक्शंस फेच आफ्टर द फेचिंग द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस until the next instructions pointer is computed all the instructions other than the branch instructions have to average CPI 1 in both, मतलब जो instructions का average CPI है वो 1 है both, and the execution time in the program old and the new design P and Q nanosecond respectively, the value of the P and Q। तो यहाँ पे सब बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे सब डेटा दे गया है, मतलब ये हमको बस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है और उसी के बेस्ड पे हमको आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं डेटा। फिर सबसे पहले 5 स्टेजेस दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कितने स्टेजेस हैं, 5 स्टेज, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो ओल्ड डिजाइन है इसमें क्या दिया गया है, 5 स्टेजेस दिया गया है, k इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि IF ये सेकेंड स्टेज के लिए है IF ID, यही बोला जा रहा है, और थर्ड स्टेज के लिए EX, फोर्थ स्टेज के लिए MEM, और फिफ्थ स्टेज के लिए राइट बैक। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 स्टेजेस हैं। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर कितने कितने इसके ये दिए गए हैं, टाइम कितना दिया गया है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया गया है, 1 नैनोसेकेंड, ये कितना दिया गया है 2.2 नैनोसेकेंड, ये कितना दिया गया है 2 नैनोसेकेंड, और मेमोरी के लिए कितना दिया गया है 1 नैनोसेकेंड, और राइट बैक के लिए 0.75 नैनोसेकेंड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बेसिकली इसका हमको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम। तो सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम निकाल लेते हैं, टाउ पी, ठीक है। टाउ पी कितना आएगा, टाउ पी, तो मैक्सिमम
निकालते हैं, ये तो हमने कितनी बार बता रखा है, ठीक है। मैक्सिमम निकालते हैं, किसका निकालेंगे, ये जो दिया गया है इसको हम बैक करके थोड़ा सा, और टाउ पी इक्वल टू मैक्सिमम कितना है, 1 है, 2.2 है, 2 है, 1 है। यहाँ पे बफर डिले एज सच दिया गया है तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे टाउ पी हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 2.2 आएगा, करेक्ट, 2.2 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ओल्ड डिजाइन में हमें यहाँ पर जो ब्रांच पेनाल्टी कितने का लगेगा, ठीक है। ओल्ड डिजाइन में ब्रांच पेनाल्टी कितने का लगेगा, तो बताया गया है कि ओल्ड में, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ओल्ड डिजाइन EX स्टेज, किस में दिया गया है, द इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर इन ऑफ द EX स्टेज इन द ओल्ड डिजाइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ पे ब्रांच का पेनाल्टी लगेगा, ठीक है, कितना लग रहा होगा, 20% हमारा ब्रांच फ्रीक्वेंसी है, कितना है इसमें ब्रांच फ्रीक्वेंसी कितना है, 20%। तो ब्रांच फ्रीक्वेंसी, इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, ब्रांच फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 20%, और क्या दिया गया है यहाँ पे, ब्रांच फ्रीक्वेंसी हो गया, और ब्रांच पेनाल्टी भी निकाल सकते हैं, कैसे, ब्रांच पेनाल्टी हमारा कितना होगा, EX स्टेज है तो 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। अब इसको हमें यदि टोटल निकालना हुआ, नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ स्टॉल पर इंस्ट्रक्शन कितना होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2, 0.2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 0.4। और उसके बाद यदि हम कहें कि एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, तब क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हमको निकालना है क्या, यहाँ पे 0.4 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि 1 प्लस, जब भी यहाँ पे एक इस तरीके से नहीं करना, देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है। जब हमारे पास 20% है, ठीक है, ब्रांच जो है 20% दिया गया है, ठीक है, और इसमें कितने पेनाल्टी लग रहा है, या फिर पेनाल्टी बोले स्टॉल बोले सब बराबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने लग रहे हैं, 2 का, तो क्या होगा इसका जो हमें निकालना है क्या, 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 1.4, ठीक है। अब हमें ये चीज़ निकलने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये CPI निकला है ना, ठीक है, और अब हमें एग्जीक्यूशन टाइम यदि हमें निकालना हुआ तब क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन टाइम इन ओल्ड डिज़ाइन, तो क्या करेंगे 1.4 इंटू 2.2 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हमें निकल के आएगा 3.08 नैनो सेकेंड, ठीक है। अभी हमने क्या क्या सब अभी फाइंड आउट ये सब जो किया है, ई ओल्ड 1 पॉइंट, ठीक है, ये तरीके से
उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। अब न्यू डिज़ाइन में हमें क्या क्या जो क्वेश्चंस बोला जा रहा है, न्यू डिज़ाइन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारा वहाँ पे 2.2 मतलब RF1 RF2 में क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। कौन सा, जो हमारा स्टेज 2 था, तो उसको उस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब न्यू डिज़ाइन के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पर दिया भी गया आल्सो EX स्टेज स्प्लिट इनटू EX1, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से स्प्लिट द IDRF इनटू द कितने में टूट रहा है, 3 में। तो यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास पहले था IF था, ठीक है, फिर ID और RF, फिर इसके बाद हमारे पास EX एग्जीक्यूशन था, मेमोरी था, ठीक है, फिर उसके बाद राइट बैक था। अब इसमें ध्यान देना है, ये जो है 3 पार्ट में टूटा है। किस में तोड़ यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, ID RF1 RF2, और ये भी ब्रेक डाउन हुआ EX1 EX2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो हमारे पास EX1 है और EX2 है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, जब ये ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पर IF स्टेज होगा, फिर ID, फिर RF1, फिर क्या हो जाएगा RF2, फिर कौन सा हो जाएगा EX1, फिर कौन सा स्टेज हो जाएगा EX2, फिर लास्ट में क्या होगा राइट मेमोरी MEM, और लास्ट में राइट बैक। मतलब कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस यहाँ पे 8 हैं। अब इसमें भी वही सेम चीज़ करना है। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला क्या गया है, EX2 स्टेज इज़ द न्यू डिज़ाइन स्टाइल ऑफ द फेचिंग, यहाँ पे CPI एवरेज CPI इन बोथ द डिज़ाइन। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है, कहाँ पर लिखा गया है, 20% branch instructions which execute EX stage and produce the next instructions at the pointer in the end of the year in old design and at the end of EX, इस वाले पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस वाले पे, यहाँ से EX stage न्यू डिज़ाइन EX2 स्टेज पे, मतलब जो हमारा कौन सा, इस पे ये EX2 एट द एंड ऑफ EX2 स्टेज अ न्यू डिज़ाइन, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टॉल्स कैसे देखेंगे, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ स्टॉल्स कैसे निकालेंगे, ये 6 है और नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने लग रहे होंगे -1, तो कितना हो जाएगा 5, तो 6 - 1 5, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टॉल है। अब हमें यदि ब्रांच फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, इसमें भी वही 20% है, और इसमें स्टॉल्स कितने लग रहे हैं, स्टॉल्स 5 लग रहे हैं। तो क्या करना है, एवरेज CPI एवरेज जैसे हमको इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 + 0.2 × 5, ये कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10, 2 नैनोसेकेंड, ठीक है। और यही क्या है, Q के बराबर, इसको क्या बोल रहे हैं Q, और इसके ये क्या है P = 3.08 नैनोसेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पर एवरेज CPI इनटू, अभी एक चीज़ और हमको ध्यान देना है, क्यों कैसे बोल देंगे, ये गलत तरीका है। यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे, अभी ये एवरेज CPI ही है, ठीक है। यहाँ पे CPI एवरेज है, लेकिन अब हमको एग्जीक्यूशन टाइम यदि निकालना है, ठीक है, न्यू डिज़ाइन में,
तब हमें क्या करेंगे 2 इंटू। अब देखिए यहाँ पर हमें टाउ पी तो निकालना पड़ेगा, तो टाउ पी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए आई एफ का जो हमें इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आई एफ के लिए कितना था 1 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड। जो आईडी था उसको कहा था कि इसमें क्वेश्चन में बोला गया है 2.2/3 करना है। क्या करना है? 2.2/3। इसको भी 2.2/3 स्प्लिट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। फिर ये वाला भी 2.2/3 और EX1 को कितने में क्या ब्रेक क्या करना है? 1 नैनो सेकेंड में, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 1 नैनो सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना EX2 ईच लेटेंसी है 1 नैनो सेकेंड, तो इसको कहेंगे 1 नैनो, यहाँ पे कहेंगे 1 नैनो। मेमोरी के लिए कितना लग रहा था? 1 नैनो सेकेंड, यहाँ पे 0.75। अब इसमें से टाउ पी कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है? देखिए 2.2 यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 1 से कम आएगा, ठीक है। तो हमें टाउ पी जो मिल रहा होगा यहाँ से क्या मिलेगा? टाउ पी इक्वल टू 1 नैनो सेकेंड। तो ये यहाँ पे हम टाउ पी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या आएगा? 2 नैनो सेकेंड, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास क्या क्या हमको मिल गया। जो एग्जीक्यूशन टाइम इन ओल्ड कितना था? 3.08, ठीक है, नैनो सेकेंड। और एग्जीक्यूशन टाइम इन न्यू कितना है? 2 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे P, इसको बोला क्या जा रहा है? Q, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर क्या फाइनल क्या क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि P/Q का वैल्यू क्या होगा? तो डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन द ओल्ड एंड न्यू डिजाइन आर P and Q नैनोसेकेंड रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ द P and Q इज, तो ठीक है यहाँ पे 3.08/2, तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा? 1.54, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर? आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो सॉल्यूशन दिया गया है आप इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करते हैं, ठीक है। पहले देखिए क्या क्या इसमें दिया गया है। कंसीडर द पाइपलाइन प्रोसेसर 5 स्टेज इंस्ट्रक्शंस फेच, instructions decode, execute, memory access and write back. Each stage of the pipeline except the EX stage takes one cycle. Assume that ID stage merely decode the instructions and the register read is performed in EX stage. अच्छा, register read is performed in EX stage. The EX stage takes one cycle, add instructions, ये क्या, and 2 cycles for the multiplication. Ignore the pipeline register latency. Consider the following sequence of 8 instructions. Add, यहाँ पे देखिए टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? ये 8 इंस्ट्रक्शंस है। एज्यूम क्या करना है? एवरी MUL मतलब मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस इज अ डेटा डिपेंडेंट। एवरी multiplying instructions is data dependent on the add instructions just before it, मतलब add instruction के just before पहले, ठीक है। every add instructions except the add is data dependent on the multiply instructions just before it. The speed up इज डिफाइंड है, तो ये स्पीड अप का फॉर्मूला बता दिया गया है यहाँ पे और हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्पीड अप इज अचीव्ड इन द एग्जीक्यूटिंग द गिवन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस पाइपलाइन प्रोसेसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस। तो मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमको इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे?
ध्यान से देखिए इसको कैसे किस तरीके से टैकल करेंगे। इसमें क्या 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 दिया गया है, पाइपलाइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहीं ये लिख लेते हैं कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से दिया गया है। ऐड दिया गया है, यहाँ पर ऐड है, ठीक है। और ऐड मल्टीप्लाई, पूरे 8 इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे। ऐड MUL, ऐड MUL, फिर ऐड MUL, ऐड MUL। यहाँ पे हमारे पास 8 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। थोड़ा पास पास में हो गया है तो इसको आप समझिएगा, ठीक है, अपने से। अब यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हर एक इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे रीड करिए स्टेटमेंट को। एज्यूम दैट मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस इज डेटा डिपेंडेंट ऑन ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं डेटा डिपेंडेंट ऑन ऐड, ये वाला मल्टीप्लाई ऐड पे डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐड पे, फिर ये भी ऐड पे, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, ऐड इन जस्ट बिफोर एंड एवरी ऐड इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट ऐड को छोड़ के पहला, ठीक है, इज डेटा डिपेंडेंट ऑन मल्टीप्लाई। अच्छा, तो ये यहाँ से ये कह रहा है ये, ठीक है, ये एक्सेप्ट ऐड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ध्यान, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग और एग्जीक्यूशन टाइम विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी पूछा जाए, जब हमारे पास विदाउट, यदि विथ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज हो रहा है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। इसमें जो रहेगा, हम इसमें स्ट्रक्चरल हजार्ड को ऐड करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल हजार्ड, स्ट्रक्चर, और ये विद ऑपरेंड में। लेकिन जब हम विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज करते हैं, तब हमें क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल प्लस डेटा हजार्ड, दोनों का हजार्ड, ठीक है। इन दोनों का बस इसको याद रखिए, हमारा कहने का बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है। इसको याद रखिए कि विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग जब यूज करते हैं तो स्ट्रक्चरल हजार्ड को भी ऐड करते हैं, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। जो नॉर्मल हम k+n-1 से पहले निकालेंगे, लेकिन फिर उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल हजार्ड को। और फिर उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे जब विदाउट ऑपरेंड में करेंगे तो हमें नॉर्मल तरीके से तो k+n-1 से वो निकल आएगा। फिर उसके बाद भी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल हजार्ड के थ्रू और डेटा, इन दोनों से ही इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें फिर मतलब जो नंबर ऑफ साइकिल्स पता चलेगा स्ट्रक्चर से भी और डेटा से, और यहाँ पे स्ट्रक्चर से। बस इन दो चीज़ों को याद रखिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पे साइड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे इसको, ठीक है। देखिए ये चीज़ तो हो गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ से। अब
अभी हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं किसका, सबसे पहले कौन सा करें, तो विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज कर ले पहले, ठीक है। चलिए विथ के लिए देख लेते हैं, विथ ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। इसमें क्या होगा, फॉरवर्डिंग, ठीक है। इसमें हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कितने दिए गए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, 8। के इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, के इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पे के इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने निकल के आ रहे होंगे, देख लेते हैं, ठीक है। कितना है, के 5 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया, 6 8 13, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 और 5 तो 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 क्लॉक साइकिल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन है, क्या मेंशन है, कि जो ऐड इंस्ट्रक्शंस ले रहा है यहाँ पर, ये हम स्ट्रक्चरल हजार्ड के थ्रू अभी स्ट्रक्चरल जो है उसके लिए देख रहे हैं। मेयरली डिकोड द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर रीड इज परफॉर्म्ड इन द EX स्टेज, मतलब जो हमारा रीड है वो परफॉर्म किस में हो रहा है, EX स्टेज में, करेक्ट। एंड वन साइकिल, EX स्टेज में क्या हो रहा है, वन साइकिल EX स्टेज एंड टेक वन साइकिल फॉर ऐड इंस्ट्रक्शंस एंड 2 साइकिल फॉर मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या, जो ऐड है वो कितना ले रहा है, ऐड और मल्टीप्लाई है, 2 है, इन दोनों में कितने कितने ले रहे हैं, जो ऐड इंस्ट्रक्शंस है 1 क्लॉक साइकिल ले रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई जो इंस्ट्रक्शंस है वो कितना ले रहा है, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शंस, कहाँ गया, यहाँ पर है 2 साइकिल, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऐड और मल्टीप्लाई कितने हैं यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो ये हमको पता करना है, ये देखिए इसमें से -1 करिए, इसमें से -1 करिए, ठीक है। ये कितना आएगा, 0, और ये हम नंबर ऑफ स्टॉल्स निकाल रहे हैं, क्या यहाँ पे नंबर स्टॉल्स, टोटल कितने स्टॉल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 1। अब इसका तो कोई ऐड का तो कोई बात ही नहीं हुआ, अब बना, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, इसको कैसे करेंगे, टोटल यहाँ पे ऐड देख लीजिए, 1 2 3 4 मतलब 4, तो 4 इंटू 1, तो नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने यहाँ पे 4, कितने का स्टॉल लग रहा है 4, तो टोटल कितना होगा, टोटल यदि हम ऐड कर लें तो टोटल तो हमको निकल जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल जो हमारा हो जाएगा 16, करेक्ट। तो यहाँ से हमको क्या निकल के आया, 4 साइकिल ये हो जाएगा, और टोटल हमें क्या निकल के आएगा यहाँ पे 4 प्लस 12 प्लस 16, करेक्ट। और कुछ इसमें क्या क्या दिया गया है, 14 हमें निकल के आ गया। अब हमको, अब इतना तो हमको पता चल गया, अब यहाँ तक ठीक है। अब हमें विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग निकालना है, तो हमने क्या बताया था कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में जो क्या क्या यूज किए हैं हमने। अब हमको बस यहाँ पे ये देखना होगा कि, एक मिनट यहाँ पे, देखिए अभी क्या हमको देखना पड़ेगा, हमें उस विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कैसे निकालेंगे, विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग कैसे इसको निकालेंगे देखिए यहाँ पर
हमने सिंपल वही तरीका है, ठीक है। जैसे हमने k इक्वल टू 5, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 8, तो k प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज़ 12। अब इसके बाद यहाँ पर उसके बाद हमें क्या हुआ था कि हम जो स्ट्रक्चरल हजार्ड स्ट्रक्चर के थ्रू स्ट्रक्चरल हजार्ड कितना साइकिल आया था उसका टोटल, मतलब ये नंबर ऑफ स्टॉल्स कितने आए थे 4 साइकिल, ठीक है, यही आया था हमारे पास। तो हमने उसको टोटल जोड़ दिया था कितना 4, 12 प्लस 4 दैट इज 16। अब हमें निकालना है क्या डेटा हजार्ड के थ्रू कितने साइकिल्स लगेंगे, बस इतना हमको पता चल जाएगा, हम सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डेटा हजार्ड के थ्रू तो कैसे होगा। अब डेटा हजार्ड के थ्रू देखना होता है तो डेटा डिपेंडेंसी चेक करना पड़ता है, तो टोटल कितने डिपेंडेंसी यहाँ पे है पहले यहीं देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिपेंडेंसी कितने हैं टोटल 1 1 2 3 4 5 6 7 डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। 7 डिपेंडेंसी है टोटल, और यहाँ पर 7 डिपेंडेंसी है, उसके बाद और यहाँ पे कितना कौन से स्टेज में हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टेज में, ठीक है, जो डेटा डिपेंडेंसी रीड हो रहा है। एक मिनट पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस कहाँ पे गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हमको जो लगेगा डेटा डिपेंडेंसी के लिए 7 इंस्ट्रक्शन डेटा डिपेंडेंसी ऑकर हो रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टॉल्स पर साइकिल कितना हो रहा है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ स्टॉल्स पर साइकिल, तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए एग्जीक्यूशन स्टेज और राइट बैक। तो बेसिकली हमको जब इसको निकालना होता है तो लास्ट स्टेज, यहाँ पे लास्ट स्टेज कौन सा है हमारा राइट बैक, माइनस एग्जीक्यूशन स्टेज कौन सा थर्ड स्टेज है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे 5 माइनस 3 कितना आ रहा है 2, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शंस कितने निकलेंगे 2, ठीक है, 2 साइकिल लग रहा है। कैसे, क्योंकि हमारे पास 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2। 5 किसका है ये राइट बैक का, ये EX स्टेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 साइकिल मिल जाएगा यहाँ पे से, और उसके बाद क्या करेंगे कि टोटल नंबर कितने हैं 7 डेटा डिपेंडेंसी है इनटू 2 कितना हो जाएगा 14, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 14, तो टोटल जो डिपेंडेंसी टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में कितना लग रहा था, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना यूज हुआ है हमारे पास, कितना था 16, और इसमें कितना हो रहा है, तो यहाँ से देखिए ये विदाउट वाले में कितना हो जाएगा 16, तो ये थे और ये 14, मतलब टोटल 30। यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 30, करेक्ट। देखिए यहाँ पे तो टोटल क्लॉक साइकिल कितने आ जाएंगे 30, और ये अब 30, अब सब हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्लॉक साइकिल्स कितने इसमें लगे, इसमें लगे हमारे 16, और विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में कितना लगा हमारा 30। पूछा क्या जा रहा है विदाउट अपान विद ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30/16 विच इज इक्वल टू 1.875, ठीक है। ये हमारा क्या आ रहा है एस क्या होता है इस, वैसे क्या बोलते हैं
एस इक्वल टू स्पीड अप ना, यस। सो यहाँ पे हमारा एस क्या हो जाएगा, स्पीड अप। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को, यदि बिल्कुल नहीं समझ में आया तो। और यदि आप इसको फिर से एक बार अपने से खुद से ट्राई करिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप हमसे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया गया है वो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करिए प्रॉपरली और खुद से करने की का ट्राई करिए खुद से, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 को प्रॉपर रीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कोड सीक्वेंस हैविंग 5 इंस्ट्रक्शंस I1 to I5. ईच ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस है द फॉलोइंग फॉर्मेट। OP मतलब ऑपरेशन हो रहा है RIRJRK, ठीक है। ये where the operations OP is performed on the content of the register RJ and RK. The result is stored in the register RI. मतलब जो रजिस्टर RI में रिजल्ट स्टोर हो रहा है। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे हम RI और यहाँ पे RJ और RK लिखा गया है तो इसमें हमारा स्टोर हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे के है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया गया और पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। देयर आर एन एंटी डिपेंडेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस I2 to I5. देयर इज एंटी डिपेंडेंस बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस I2 to I4. विद इन एन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन एंटी डिपेंडेंस ऑलवेज क्रिएट वन मोर स्टॉल्स। तो इसमें से ऑप्शंस विच वन ऑफ एबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से वही बताना है कि किसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं I1, I2, I3, I4, करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास है क्या, ऐड R1, R2, R3, R1, R2। तो क्या हम इसका इस तरीके से लिख लें, देखिए ये ऐड है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। R1 में क्या ऐड हो रहा है, R2 प्लस R3। इसको क्या करेंगे, सेकेंड इंस्ट्रक्शंस क्या ये है, मल्टीप्लाई। R7 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, R7 में स्टोर हो रहा है R1 इंटू R3। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर R4 में स्टोर हो रहा है किसकी वैल्यू, R1 माइनस R5। और लास्ट हमारा है R7 में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट। यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शंस है, वेट ये सही है। यहाँ पे I4 में क्या हो रहा है, R3 यहाँ पे ऐड हो रहा है R2 प्लस R4। I5 में क्या हो रहा है, यहाँ पर R7 में हमें R8 मल्टीप्लाई R9 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, देयर इज ए एंटी डिपेंडेंस। एंटी डिपेंडेंस किसे बोलते हैं, देखिए RAW एक होता है, एक WAW होगा, एक WAR होगा। अब इसको ध्यान से याद कर लीजिए, ठीक है, हमेशा के लिए ये हमेशा याद रखिए। जो ये होता है ट्रू डिपेंडेंसी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रू TRU, ट्रू डिपेंडेंसी। इसमें क्या होगा, आउटपुट डिपेंडेंसी। और ये हमारा क्या दिख रहा है, ट्रू आउटपुट। और लास्ट वाला हमारा है एंटी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इतना हमको पता हो गया। अब क्वेश्चंस को रीड करते हैं। स्टेटमेंट 1, देयर इज ए एंटी डिपेंडेंस बिटवीन
I2 इंस्ट्रक्शंस I2 और I5। I2 को देखना है और किसको किसको देखना है, I5 को, I2 एंड I5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है किस तरीके से, WAR रीड, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर रीड। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये R7 है और यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं, इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, राइट आफ्टर रीड, राइट आफ्टर रीड, रीड के राइट आफ्टर रीड, रीड के बाद राइट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और ऑप्शन 2 चेक कर लेते हैं। देयर इज एन एंटी डिपेंडेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शंस I2 एंड I4। चलिए I2 और I4 को लेते हैं। ठीक है, तो I2 कौन सा हमारा हो गया यहाँ पे, I2 और I4, इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे R3 और यहाँ पे R3, क्या हो रहा है, R3 और R3, तो यहाँ पे राइट आफ्टर रीड, राइट हो रहा है किसके बाद, रीड होने के बाद, रीड पहले हुआ यहाँ पे, राइट आफ्टर रीड, तो यहाँ पे हमारा एक, यहाँ पर S2 जो करेक्ट आंसर है। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू या नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या दिया गया, विद इन द इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन एंड एंटी डिपेंडेंस ऑलवेज क्रिएट वन आर मोर स्टॉल्स। तो एंटी डिपेंडेंस में मतलब ऑलवेज क्रिएट वन आर मोर स्टॉल्स, तो ये गलत है स्टेटमेंट। जो ऑलवेज यहाँ पे लिखा गया है, इससे यहाँ पे ऑलवेज नहीं होता है, होता है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज से यहाँ पे स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है S2 वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, इसको देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में क्या क्या दिया गया है उस हिसाब से आपको एक बार ध्यान से उसको देखिए। ठीक है, समझिए कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। देखिए, चलिए क्वेश्चन ये कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ द मशीन इंस्ट्रक्शंस बिलो। ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, 4 इंस्ट्रक्शंस, 4 इंस्ट्रक्शंस है, और उसके बाद इन द एबव सीक्वेंस R2 R8 जनरल पर्पज रजिस्टर्स इन द instructions shown, the first register store the result of the operations performed on the second and the third register, and this sequence of the instructions is to executed in a pipeline instructions processor with a following 4 stage। यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच, थर्ड परफॉर्म ऑपरेशन, और फोर्थ है राइट बैक, एंड फिफ्थ है रिजल्ट, राइट बैक रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हमें मतलब यहाँ पे ये बेसिकली स्टेजेस बताया गया है। अब यहाँ पे ये बताएगा, ठीक है, कि यहाँ पे बता रहा होगा कि कितने साइकिल्स लगे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस इसके पहले भी ठीक इसी प्रकार से आया था, 2-3 क्वेश्चंस। तो इसको देखें, द IFOFWB स्टेजेस टेक 1 clock cycles फॉर द एनी इंस्ट्रक्शंस, द PO स्टेज 1 clock cycles फॉर द ऐड सब्सट्रैक्ट एंड। ठीक है, 1 clock cycle किसके लिए लग रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, और 3 clock cycle किसके लिए ले रहा है, मल्टीप्लाई के लिए, और 5 clock cycle किसके ले रहा है, डिवाइड के लिए। फिर पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, the pipeline processor uses operand forwarding from the PO stage, the
OF स्टेज। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है द पाइपलाइन प्रोसेसर्स यूजेज द ऑपरेंड फॉरवर्डिंग फ्रॉम द PO स्टेज टू द OF स्टेज। द नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल्स दैट clock cycles take executions of the above sequence instructions। तो क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, ओवरऑल क्वेश्चन हमारा है कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितने लग रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे इसको निकालेंगे, ये हम अल्टरनेट अप्रोच इसका अल्टरनेट अप्रोच से करेंगे बेसिकली, जो शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ स्टेजेस कितने दिए गए हैं, 4 कि 5 है, देख लेते हैं। 4 स्टेजेस। ठीक है, तो k इक्वल टू 4। अब हमको इसको कैसे करना होगा, देखिए पहले हमें नॉर्मल तरीके से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना लगा होगा, k प्लस n माइनस 1, तो कितना होगा 4 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 8 7 क्लॉक साइकिल। अब यहाँ बताया जा रहा है जो PO, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है जो PO स्टेज टेक्स 1, जो PO स्टेज है, PO स्टेज में जैसे सभी स्टेजेस है ना, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4, यहाँ पे जैसे IF लिख लेते हैं। ठीक है, IF OF और कौन सा है PO और कौन सा है WB। इसमें 1 क्लॉक साइकिल लग रहा है, इसमें 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में सब कुछ लिखा गया है। ठीक है, कि IF OF और WB टेक 1 क्लॉक साइकिल, और PO जो ले रहा है वो क्या क्या कितना कितना ले रहा है, टेक 1 क्लॉक साइकिल फॉर ऐड इंस्ट्रक्शंस एंड सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे कितने कितने ऐड के लिए कितना 1 क्लॉक साइकिल, सब्ट्रैक्ट के लिए 1 क्लॉक साइकिल, मल्टीप्लाई के लिए कितना ले रहा है, कितना है यहाँ पे दिया गया, मल्टीप्लाई के लिए 3 क्लॉक साइकिल और डिवाइड के लिए 5 क्लॉक साइकिल। तो इसमें से हम जो ये टोटल निकाल के रखे हैं, इसमें से 1 क्लॉक साइकिल इन सभी का इंक्लूडेड है इसी में, तो इसीलिए यहाँ से हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ आप -1 करेंगे 0, यहाँ -1 करेंगे 2, यहाँ आप -1 करेंगे कितना आएगा ये 4। तो टोटल यहाँ से कितना हमको निकल गया है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना, ये नंबर ऑफ स्टॉल्स ही हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 साइकिल। बस यहाँ से हमको निकल गया आंसर। तो टोटल कितना आएगा 7 + 6 दैट इज इक्वल टू 13 क्लॉक साइकिल। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आंसर गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चंस पूछ, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए। रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन द पाइपलाइन प्रोसेसर्स 1 2 3 4 5 4 ऑप्शंस दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन से एज अल्टरनेटिव रजिस्टर्स एलोकेशंस एट द कंपाइल टाइम फॉर एफिशिएंट एक्सेस फंक्शंस पैरामीटर एंड लोकल वेरिएबल। तो रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन द पाइपलाइन प्रोसेसर टू हैंडल सर्टेन काइंड ऑफ हजार्ड एज अ पार्ट ऑफ द एड्रेस ट्रांसलेशंस। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, टू हैंडल द सर्टेन काइंड ऑफ हजार्ड। ठीक है, और इसको ठीक है, यहाँ पे रीनेमिंग यदि कर देंगे तो हमें वहाँ पे जो, ठीक है,
उसको प्रिवेंट करने के लिए होता है, बचाने के लिए हजार्ड्स को। रीनेमिंग यहाँ पे अच्छा ऑप्शन सी यहाँ दिया गया है, रजिस्टर रीनेमिंग हैंडल्स हजार्ड। तो रीनेमिंग यदि हम रजिस्टर का कर देते हैं तो हजार्ड को हैंडल करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, चलिए 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर है, फेच है, चलिए 5 स्टेज है तो इसको बनाते भी जाते हैं इसी साथ साथ। फेच है और क्या है, डिकोड है, आईडी है, और क्या है, ऑपरेंड फेच है, और क्या है, परफॉर्म ऑपरेशन है, और क्या है, राइट ऑपरेंड है। इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए, ये हो गया, ठीक है। IF ID OF W टेक 1 क्लॉक साइकिल, ठीक है। यहाँ पे एनी इंस्ट्रक्शंस ईच एंड, ठीक है, IF और ये सब सभी है। और PO स्टेज में तो फिर देखिए उसी तरीके से क्वेश्चंस को 1 नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड, OF में 1 नैनो सेकेंड, इसमें भी 1 नैनो सेकेंड। अब इसमें आ जाते हैं, जो PO स्टेज है वो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 क्लॉक साइकिल फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 3 क्लॉक साइकिल फॉर मल्टीप्लाई एंड 6 क्लॉक साइकिल फॉर क्या होगा, डिवाइड। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज्ड पाइपलाइन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल नीडेड टू एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ द। देखिए इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐड और सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें कितना लग रहा है 1, इसमें कितना लग रहा है क्लॉक साइकिल 1, इसमें कितना मल्टीप्लाई में 3, इसमें 5। तो हमें बेसिकली क्या तरीका अपनाना है, जो हमने अभी बात किया है, जैसे नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पहले टोटल का निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने दिए गए हैं, 4 है। क्यों, देखिए वो 0 1 2 3 है, तो 0 से है तो 4 है। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 4 है, और k प्लस n माइनस 1, k हमारा कितना है यहाँ पे 5, प्लस n की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1, कितना हो गया 8 क्लॉक साइकिल। अब इनमें से भी चेक कर लेते हैं, -1 ये -1 ये भी -1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 2 और इसका कितना हुआ यहाँ पे 4, 6 4, ठीक है। तो 8 क्लॉक साइकिल यहाँ पे 2 और 4 6 14। तो यहाँ पे आंसर में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 क्लॉक साइकिल, अच्छा। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिवाइड है वो 5 नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है, यहाँ पे हमें ध्यान से देख करना होगा ना। यहाँ देखिए ये 6 है, तो -1 करेंगे तो ये 5 आएगा, 5 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितना लगेगा, 8 प्लस 7 कितना हो गया 15। तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। यस करेक्ट। सो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या दिया गया है, आप इस क्वेश्चंस को मैं ये कहूँगा कि आप एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प, इसमें क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प इन द हैंडलिंग फॉलोइंग कंट्रोल हजार्ड फॉर ऑल द डिलेड कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस irrespective of the whether the condition evaluate to the true or false. The instruction following the conditional branch instructions in the memory is executed. The first instructions in the fall through path is executed. The first instructions in the taken path executed. The branch take longer execute than the any other instructions. तो delayed branching में क्या होता है, तो बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है।
जो इंस्ट्रक्शंस होता है, द इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग द कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड। तो ये हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए है इसका, ठीक है। और ये और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जैसे जब हमारा जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होता है ना, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, ये शायद आपको अभी इसका क्लैरिटी नहीं होगा। जैसे इंस्ट्रक्शंस फेज और डिकोड, ठीक है। तो जब जो ब्रांच मतलब हमको जंप लेना है या फिर नहीं लेना है, वो किस स्टेज में पता चलता है? इंस्ट्रक्शंस फेच में नहीं पता चलता है, डिकोड में, ठीक है, एट द एंड ऑफ डिकोड तब हमको पता चलता है। तो इसलिए यहाँ पे जो साइकिल होता है वेस्ट होता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग द कंडीशनल ब्रांच, यहाँ पे यही है डिलेड कंडीशनल, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इन द मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड। इसका कहने का मतलब यही है कि जब भी जैसे डिलेड ब्रांचिंग कैन हेल्प इन द हैंडलिंग ऑफ द कंट्रोल हजार्ड फॉर ऑल डिले कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस irrespective of whether the instructions following conditional branch instructions in the memory is executed। तो ठीक है, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। थोड़ी इसमें क्लैरिटी हमको और लानी पड़ेगी, हम इसको ना नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से इसका एक एक्सप्लेनेशन, मतलब हम प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप अभी तक के लिए इसके 76 क्वेश्चंस को अभी देख ले। अभी हम इसको प्रॉपर एक डायग्राम के थ्रू करेंगे, ठीक है। शायद डायग्राम इसमें है, हाँ है डायग्राम। नेक्स्ट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस 101 टू टेक द पाथ, यहाँ पे डिलेड ब्रांच कॉन्सेप्ट, नो ऑपरेशंस और एग्जीक्यूट द इंडिपेंडेंट। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें यहाँ क्या क्या दिया गया है। 27 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू पाइपलाइन प्रोसेसर बाईपासिंग कैन हैंडल ऑल द रॉ हजार्ड। यहाँ पे यही ध्यान देना है, ये क्या बोल दिया गया है यहाँ पे, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बाईपासिंग क्या होता है? जब मतलब हम ऑपरेंड को फॉरवर्ड कर देते हैं, नहीं मतलब डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हैं विदाउट ऑपरेंड फॉरवर्ड, एक होता है, एक ऑपरेंड फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो बाईपासिंग किसे कहते हैं? मतलब ऑपरेंड फॉरवर्डिंग को, मतलब सीधा डायरेक्ट हम उसको पास कर दे रहे हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पे देखिए, रजिस्टर रीनेमिंग कैन एलिमिनेट ऑल द रजिस्टर कैरिड WAR हजार्ड। और यहाँ पे कंट्रोल हजार्ड पेनाल्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शंस। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिकली जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1 और 3। मतलब ये जो है 1 और 3 ये दोनों नॉट ट्रू हैं, ट्रू नहीं है, ठीक है। तो पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए बाईपासिंग कैन हैंडल ऑल रॉ हजार्ड, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल हजार्ड पेनाल्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रिडिक्शन, तो ये भी हमारा यहाँ पे गलत है। इसको आप डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको क्लैरिटी बनेगी, ठीक है, और भी अच्छे से। और ये सब चीज़ें सब हम आपको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं तो इनको सभी क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल कर मतलब लेंगे कि पहले थ्योरी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये सब, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी बनेगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे लगभग 42 क्वेश्चंस और भी हैं, यही क्वेश्चंस फिर से हम रिपीट करेंगे और उसमें कुछ नए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिए, जिससे आप सभी को काफ़ी क्लैरिटी बने। और PYQ के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको ज़रूर PYQ के क्वेश्चंस को करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ठीक है, अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।